सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने बेहतरीन से यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपका जैसा कि पता है कि आप लोगों का पेपर 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूपी जीके का रामबाण प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं। 50 प्रश्न होंगे। देखते हैं कि आप इन प्रश्नों में से कितने का जवाब दे पाते हैं। अगर आप लोगों ने 35 का जवाब दे दिया तो समझ जाएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हर सिलेक्टेड क्वेश्चन को करने की कोशिश किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पतवार राजपूत का वंशज मानती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो बुक्सा जनजाति है मेरे भाई, जो बुक्सा जनजाति है ये क्या मानती है, ये अपने आप को क्या मानती है, पतवार राजपूत का वंशज मानती है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आशा करता हूं आप सभी को ये पहला वाला प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो बुक्सा जनजाति है इसके पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, कि तखत कहलाता है। तखत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट बताइए। इस प्रश्न को देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो तखत है ये बुक्सा जनजाति का भगवान, ये बिल्कुल भैया सुमेलित नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न की ओर। आशा करता हूं आप सभी को हर प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग जाकर टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। यशस्वी योद्धा के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद किस शहर में स्थित है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप सभी को बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद किस शहर में स्थित है, ना तो लखनऊ में है और ना तो कानपुर में है, ना तो मिर्जापुर में। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संधान परिषद किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान है ये किस शहर में स्थित है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा ये भैया दिल्ली में स्थित है। दिल्ली अपनी राजधानी है। दिल्ली अपनी राजधानी है, इसी में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान। हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। 50 में से कितने का जवाब दे पाए, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे हमको ये पता चल सके कि हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुर्क व डल्ला। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न की ओर। यूपी जीके की क्लास आप लोग को डेली मिलेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल को पर। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कितने संभागों में विभक्त है। तो ये जो उत्तर प्रदेश है ये 18 संभागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा तो उत्तरदायी होती है किसके प्रति, तो इसे होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति भैया, विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल आसानी पूर्वक आप सभी को समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध दशावतार
मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो प्रसिद्ध दशावतार जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये बहुत बार प्रश्नों परीक्षाओं में आया हुआ। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये देवगढ़ में स्थित है। तो कहाँ पर भैया? देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा बड़े आराम से दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो पाई डंडा है भैया। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो पाई डंडा है। ये बिल्कुल गुजरात के जो डांडिया होता है उसकी उसी तरीके से ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने है 11 नंबर का प्रश्न। आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जितने विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर सी जा रहा है राइट आंसर बिल्कुल सही है। जो कजरी है ये रुहेलखंड का सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाक भरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सहारनपुर। कहाँ भैया? सहारनपुर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आप सभी को बता दूं ये कहाँ पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है दोस्तों वाराणसी में स्थित है। ये दोस्तों वाराणसी में स्थित है। ठीक है, वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुल हुकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, ये किस स्थान पे? ये मेरठ में किया जाता है। ये मेरठ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारी की बैठक बुलाई गई थी? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कानपुर में बुलाई गई थी। कहाँ पर भैया? कानपुर में बुलाई गई थी। उम्मीद करता हूँ हर प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यकीन मानिए हर प्रश्न आप लोगों के लिए रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी वीडियो को स्पीड करके पढ़ लीजिएगा, इससे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे हर प्रश्न। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1/3। अभी कुछ देर के बाद आप लोगों की रीजनिंग की क्लास आने वाली है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको फायदा मिलता रहे। आपका 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई? तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत। हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है, ये कौन करता है मेरे भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, राज्यपाल। हर प्रश्न आपके लिए रामबाण है, इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से इन प्रश्नों को निकाला गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते चलिए। आपका अगला प्रश्न है, आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश
के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा ये जो 19 नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। पहला वाला सही हो जाएगा। आपका 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 20 नंबर का जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी बता पाते हैं कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पे करता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि राज्यपाल के परामर्श पर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तराखंड में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की और 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि करता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला ये मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि रेलवे की बहुत बम्पर भर्ती आ रही है। कम से कम 2 लाख पद आने वाले हैं। शिक्षा मंत्री रेल मंत्री की तरफ से दोस्तों आप सभी को बता दूं उन्होंने कहा कि हमने 1.5 लाख पद को तैयार कर दिया है। तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते पहले आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर लीजिए। पेपर देने के जस्ट बाद आप लोग साइंस पर पूरे पकड़ बनाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण साइंस बिल्कुल बेसिक लेवल से मिलेगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने 23 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न की ओर। 24 नंबर का प्रश्न जल्दी से आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बताना चाहूंगा जो बक्सा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दूं ये पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। आपका ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 25 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को बताना चाहूंगा ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों किस वर्ष भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला 1969 में। आशा करता हूं एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा। हमारा 27 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष कानपुर में शर्करा प्रौद्योगिकी के इंपीरियल संस्थान की स्थापना की? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1936, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 1936 में स्थापना की गई थी। उम्मीद करता हूं अभी तक सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आपका 50 नंबर के टेस्ट में आपका 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दोस्तों तराई क्षेत्र होता है। कौन सा तराई क्षेत्र होता है? इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा नगर? जौनपुर प्रसिद्ध है।
जौनपुर प्रसिद्ध है, जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के किस इमारत में देखने को मिलता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ पंच महल। पंच महल ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 31 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो तांबा है मेरे दोस्त, ये किस जिले में पाया जाता है, इसकी बात की जा रहा है। तो ये आपको बताना चाहूंगा, ललितपुर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पाया जाता है। क्या भैया? तांबा पाया जाता है ललितपुर में। हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका समय न खराब हो और कम टाइम में आप बेहतरीन कंटेंट पा सकें दोस्तों। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग अपने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो पे नया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी को कहना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 22%। 22%, 22%। भारत का कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 22%। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों का में कौन सा स्थान है? तो जो चावल का उत्पादन है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में से कौन सा स्थान है? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से बात किया जाए तो चावल में तो दूसरा है, और गन्ना उत्पादन में कौन होगा? गन्ना उत्पादन में प्रथम होगा। हम लोग चलते हैं अपने 35 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 35 नंबर का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको बताना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ये शारदा नहर है। शारदा नहर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस नहर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम इस समय प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने 37 नंबर के प्रश्न की ओर। 37 नंबर का प्रश्न जस्ट आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा, जो इसका 37 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निबार्क। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बर्नियर। बर्नियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 39 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जितने विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए जा रहा है, राइट आंसर उन्हीं का होगा। उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में यमुना नदी के तट पर, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न को। 39 नंबर तक का प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हुआ। 40 नंबर का प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। बहुत 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 बेहतरीन ढंग से आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हुलाम। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने 41 नंबर के प्रश्न की ओर। 41 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का मुखिया क्या कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का जो
मुखिया है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये मुख्यमंत्री कहलाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही था। इससे हमको वीडियो बनाने में बहुत ही मदद मिलती है, ताकि हमको ये पता चलता है कि हाँ, हमारे विद्यार्थी बेहतरीन ढंग से वीडियो को देख रहे हैं। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्र भानुगुप्त निम्न में से कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 4 बार। 4 बार। हम लोग चलते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर टिक लगा लीजिए। तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह और नारायण दत्त तिवारी। हम लोग चलते हैं 45 नंबर के प्रश्न की ओर। 45 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने मेरे भाई? तो आपको बताना चाहूंगा, ये 19 मार्च 2017। कब भैया? 45 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा 19 मार्च 2017 को बने। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जल दापारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सबको बता दूं, ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने 49 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हम लोग चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 50 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन कौन आंसर बताता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर बता पाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों की सीढ़ियां उन्हें मुबारक, जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। दोस्तों आज हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए टॉप 50 जीके प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कर लीजिए, क्योंकि ये हर प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हमारे कितने विद्यार्थी इन 50 प्रश्नों में से 30 का जवाब दे पाते हैं। अगर आपने 30 का जवाब दे दिया तो समझ जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। तो चलिए आपका पहला प्रश्न है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो कालिदास थे इन्होंने ही की थी। किसने भैया? कालिदास जी ने की थी। आशा करता हूं ये पहला नंबर का प्रश्न समझ में होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी इसका भी आंसर बताने की कोशिश करिए। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, बताने की कोशिश करिए दोस्तों। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आपका दूसरा नंबर का प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि साहित्य कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो रत्नावली की बात करूं दोस्तों, ये जो रत्नावली है ये हर्षवर्धन जी की रचना है। हर्षवर्धन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और चाणक्य जी की बात करूं तो चाणक्य ने किसकी रचना की थी? तो चाणक्य जी ने किसकी की थी दोस्तों? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य जी ने की थी। आशा करता हूं ये दूसरा नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वीडियो का जस्ट अपलोड होने के 2 मिनटों के बाद आपको मिल जाएगा, वहां पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, देर किस बात की, जुड़ जाए जल्दी से, ठीक है। वहां पर हम आपको करंट अफेयर का पीडीएफ भेजे हैं। आपको रस, छंद, अलंकार, हिंदी का सारे पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ। अभी हम कुछ देर के बाद फिर से इतिहास की क्लास स्टार्ट करेंगे।
9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो दोस्तों मेरे भाई याद रखिएगा, ये जो 3 नंबर का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना धर्मपाल जी ने कराई थी। ये कहाँ पर है अगर बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा ये बिहार में स्थित है, ये बिहार में स्थित है। आशा करता हूँ ये 3 नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का याद रखिएगा जो पहला राजा था ये कौन था? गोपाल था। पहला वो राजा गोपाल था पाल वंश का। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 4 नंबर का प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में होगा। हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न को। जितने प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे रामबाण है आप लोगों के लिए। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के बीच और किन के बीच और लड़ा गया था? अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें कहा नहीं गया था हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के विषय में एक दोस्तों क्या कहते हैं कविता भी बनी है कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा हरी मस्तक यहाँ आसमान पर घोड़ा था। दोस्तों राणा प्रताप और अकबर के बीच पानीपत का हल्दी घाटी का युद्ध होता है, 1576 ईस्वी में होता है और इसमें अकबर जीत जाते हैं। अकबर जीत जाते हैं दोस्तों, अकबर इसमें जीत जाते हैं 1576 ईस्वी में, पर लाला झटका दिए थे महाराणा प्रताप जी। उसके बाद ये जंगल में जाते हैं दोस्तों, जंगल में वहीं पर घास फूस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आशा करता हूँ ये 5 नंबर का प्रश्न समझ में होगा। हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। बस कुछ देर के बाद आपका इतिहास की क्लास लगने वाली है, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत की पूरी चर्चाएं करेंगे। नवीन सर के द्वारा बेहतरीन नोट्स को हम लोग वहां पर देखेंगे और आपको सभी को वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पर। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फिर से कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे, होता रहे। आपका 6वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के जस्ट सामने कह रहा है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो दोस्तों याद रखिएगा जो सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे वो कौन थे? वो थे टोडरमल। टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के जस्ट सामने, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा ये किसके बीच लड़ाई, क्या कहते हैं, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो अकबर के बीच कौन लड़ी थी? चांद बीबी लड़ी थी। कौन भैया? चांद बीबी। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। आपका 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा खान ए खाना से किसको सम्मानित किया गया? तो बैरम खां को किया गया। किसको भैया? बैरम खां। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न आपकी जस्ट स्क्रीन के सामने कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा में स्थित है क्या कहाँ पर है भैया? तो जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ 9 नंबर का प्रश्न भी समझ में आया होगा। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया था। अगर पूछा जाए कि ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था, ये निर्माण किसने करवाया था, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका जो निर्माण करवाया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। परंतु पूछ रहा है पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो मेरे भाई याद रखिएगा पुनर्निर्माण जो था इसको किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। 11 नंबर का बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त आप लोगों का आंसर आ रहा है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि धर्म सभा का स्थापना निम्नलिखित में से कौन था?
धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो धर्म सभा का संस्थापक था ये कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये थे राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ अभी तक हर प्रश्न, हर चीजें हम लोग आपको आसानी ढंग से समझा पा रहे हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और हर प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षाओं के लिए रामबाण है, यकीन मानिए। ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी थे। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है कि में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। और कब किया था दोस्तों? तो कब किया था याद रखिएगा, 1828 ईस्वी में किया था। 1828 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा हमारा। 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने एक गिफ्ट मोथो टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि बिल्कुल सही बात है कि जो राजा राम मोहन राय जी जो थे वो क्या किए थे भैया? उन्होंने टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों पूछ रहे कह रहा है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही नहीं? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। और याद रखिएगा इनके विषय में कि वह सभी मानवों को सामाजिक समता में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का निर्माण किया था, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना न करते हुए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उम्मीद करता हूँ 14 नंबर का प्रश्न बिल्कुल समझ में आएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्ता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्णित किया गया था 1935 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि भारत कब एक संप्रभुत्व गणराज्य बना? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 18 नंबर के प्रश्न को। 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, समय क्या था? सुबह था कि मध्य शाम की, आधी रात की, दोपहर? तो दोस्तों याद रखिएगा आधी रात थी। क्या था भैया? आधी रात थी, आधी रात थी। हम लोग चलते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान, 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसको फहराने का अधिकार किसको है? 19 के कम है। इसी में दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस भी पूछ लेता है सर भैया कि आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 19 के ए में है, 19 के 1 में है। आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, और दूसरे में सभा करने की स्वतंत्रता, उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। और इसी में दोस्तों अनुच्छेद 19 के चा में दोस्तों क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मेरे भाई इसमें भी था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वें के किस संशोधन के द्वारा हटाया गया पूछा जाएगा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको 300 के काम में जोड़ दिया गया है। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है मेरे भाई? कहा जाता है बजट। बजट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले
अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर का प्रश्न आपकी जस्ट स्क्रीन के सामने, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है किससे संबंधित है, अनुच्छेद 66 से। और दोस्तों बात करूं कि राष्ट्रपति किस, राष्ट्रपति भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टिकोण से। तो राष्ट्रपति है मेरे भाई, ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की चर्चा किस भाग में किया गया, तो भाग 5 में किया गया है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक इस राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, बस आपको राष्ट्रपति से कोई भी प्रश्न नहीं जाने पाएगा। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, पकानी पकानी कोका कोका दुयो दसम, दुयो यहाँ पर और दसम। प से हो गया राष्ट्रपति का पद 52 में, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, कोटा 55 में, कार्यकाल 56 में, दोबारा निर्वाचन 57, योग्यताएं 58 और दशाएं 59। और नहीं दोस्तों 52 में क्या है आपको बता रहा हूँ, 52 फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए फिर से, पकानी कोका दुयोदशम, दुयोदशम, ठीक है। प से हो गया राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में है, निर्वाचन 54 में है, कोटा कोटा 55 में है, कार्यकाल कार्यकाल कितने में है, 55 कार्यकाल है 55 में, 52 53 54 55 में कार्यकाल है। राष्ट्र कोटा पकानी कोका दोबारा निर्वाचन किसमें है, 56 में है, योग्यताएं 57 में है, दुयो दशम 10 से मतलब होगा दशाएं 58 में, और दशाएं शपथ 60 में है, और महाभियोग 61 में है। दशाएं दशाएं महाभियोग दोस्तों आपको इसके बारे में हम आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो कि आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। पकानी कोका दियोदशम, इसमें दोस्तों 52 से लेकर 61 तक अनुच्छेद तक है। 52 में क्या है, राष्ट्रपति की पद की चर्चा किया गया था, जो कि राष्ट्रपति एक औपचारिक यानी कि नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग की चर्चाएं हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीजें समझ में रहेंगे। आपका 52 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर बी ए वाला सही हो जाएगा। फिर से इसी में भी ऑप्शन नंबर वाला अनुच्छेद 21। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पहली बार जो प्रधानमंत्री का पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी, तो मेरे भाई याद रखिएगा किसकी आयु सबसे अधिक थी, तो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल समझ में होगा। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 24 नंबर का प्रश्न जैसे स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, रक्षा मंत्री। 25 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने है। हम लोग 50 प्रश्न करने वाले हैं, तो आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। बस आधे घंटे की क्या 25 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं जाएगी। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता को का अर्थ है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह जी जो थे वो लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहे हैं। कौन भैया, श्री मनमोहन सिंह जी। हम लोग चलते हैं अपने 28 नंबर के प्रश्न की ओर। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की क्लास बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों, एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है वो क्या है, राष्ट्रीय जल जीव गंगा नदी का डॉल्फिन मछली। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूं आप सभी को एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर जो 26 नंबर का प्रश्न था, 26 नंबर का प्रश्न हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, 27 भैया नीचे आ गया, कोई बात नहीं। वही तो हम सोच रहे थे कि 27 नंबर कहाँ गया। तो 27 नंबर ये है, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत की जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। आपका 29 नंबर का प्रश्न आपकी जस्ट स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। कह रहा कि किस भारतीय राज्य ने के मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया। तो दोस्तों याद रखिएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। और टेलीग्राम बार बार कह रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। वहाँ पर करंट अफेयर की ऑलरेडी हमने क्लास डाल दी है, पूरी क्लास डाल दी है, और वहीं पर हमने स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, सब चीज़ों का उत्तर प्रदेश पुलिस के डिटेल आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर देर किस बात की, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि कमल का राज्य फूल है, तो दोस्तों याद रखिएगा कमल का राज्य फूल है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका का। कर्नाटका है जो दोस्तों इसका राज्य का कमल क्या है, राष्ट्रीय फूल है दोस्तों, क्या कमल कर्नाटक का राज्य फूल है, सॉरी राज्य फूल है, ठीक है दोस्तों। राज्य हम लोग चलते हैं, राष्ट्रीय फूल तो है ही दोस्तों, लेकिन राज्य फूल किसका है, कर्नाटका का, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि झारखंड का राज्य फूल है, तो झारखंड की बात किया तो झारखंड का पलाश है। पलाश भैया जो होता है पलाश, ये झारखंड का राज्य फूल है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 32 नंबर का प्रश्न जस्ट स्क्रीन के सामने है। 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से सुनिएगा। कह रहा है कि बुरुस का फूल का राज्य फूल है, तो कहाँ का राज्य फूल है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये नागालैंड का। कहाँ का भी ये नागालैंड का क्या है, राज्य फूल है। हम लोग चलते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा राज्य पशु काला हिरन है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। आपका 34 नंबर का प्रश्न जस्ट आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिएगा बैकाल, जो बैकाल झील है, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो ताजे पानी की झील है सबसे ज्यादा, तो कौन सी है भैया, तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुप्रिया झील है। सुप्रियम झील को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, सुप्रिया जो शैम्पू नहीं है तो उसको याद रखिएगा, ठीक है, सुप्रिया शैम्पू। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 36 नंबर का प्रश्न आपके जस्ट स्क्रीन के सामने है। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बता पाता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। 36 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 37 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों विक्टोरिया जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जावेंजी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियां में शामिल नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो 38 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। हम लोग चलते हैं अपने 39 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 39 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। 39 नंबर का प्रश्न आपकी जस्ट स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि हिमालय का इनमें से कौन सी पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला शिवकीला। हम लोग चलते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न की ओर। 40 नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी हुई है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला रोहतांग दर्रा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कहीं भी डाउट लगता हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोगों को बता दूंगा। 41 नंबर का प्रश्न जैसे आप जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि हुलुक गिम्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है, हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है। 42 नंबर का प्रश्न जस्ट आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला पर्वतीय वन। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 43 नंबर का प्रश्न है। आपका जो 43 नंबर का दोस्तों ये कौन सा, सॉरी एक मिनट आपका जो 42 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, यहाँ पर जो 42 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है 42 नंबर का प्रश्न,
42 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला पर्णपाती वन होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 43 नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि कांटेदार वन में पाए जाते हैं, तो कांटेदार जो वन है ये कहाँ पर, ये राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान में। हम लोग चलते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न की ओर। 44 नंबर का प्रश्न है कि रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे जायद मौसम कहा जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रादीप कौन सा था, तो दोस्तों याद रखें कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा अंडमान निकोबार है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला उस्ताद अमजद अली खान। हम लोग चलते हैं 47 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला पियानो। हम लोग चलते हैं अपने 48 नंबर के प्रश्न की ओर। 48 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है, तो दोस्तों याद रखिएगा 48 नंबर का प्रश्न जो कह रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सिंधु भैरवी। हम लोग उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आशा करता हूँ अगर आपको कहीं भी डाउट लगा हो इन प्रश्नों में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो 49 नंबर का प्रश्न है जस्ट स्क्रीन स्क्रॉल हो नहीं रहा है, आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। बट आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 66 है। और इसके पहले मैंने इस प्रश्न को करवाया है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। इतिहास का, संविधान का, हर चीज का आपको वीडियो मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।